नमस्कार। आज बात करते हैं भारतीय राजनीति के एक बहुत ही अहम पद के बारे में, मतलब राज्य के राज्यपाल के बारे में। ये एक तरह से उनकी जॉब प्रोफाइल को समझने जैसा होगा। आखिर उनकी शक्तियां क्या हैं और वो काम कैसे करते हैं, चलिए एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल कि किसी राज्य का संवैधानिक हेड, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होता कौन है और क्या वो सच में इंचार्ज होता है। यही सवाल है जो गवर्नर की पूरी भूमिका को डिफाइन करता है और यहीं से हम अपनी बात शुरू करेंगे। तो जैसा मैंने कहा, चलिए इसे एक जॉब प्रोफाइल की तरह देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद और पहचान की। आखिर ये गवर्नर होता क्या है? देखिए, संविधान का जो आर्टिकल 153 है वो साफ कहता है कि हर राज्य के लिए एक गवर्नर होगा। टेक्निकली वो राज्य की कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। गवर्नर का रोल ना वो डबल होता है। एक तरफ तो वो राज्य के एग्जीक्यूटिव हेड हैं और दूसरी तरफ वो सेंटर में प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। और हाँ, 1956 में एक संशोधन हुआ जिसके बाद एक ही व्यक्ति को 2 या उससे ज्यादा राज्यों का गवर्नर भी बनाया जा सकता है। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, पावर। गवर्नर के पास कितनी शक्ति होती है? क्या वो जो चाहें कर सकते हैं या फिर उनकी पावर पर कुछ लिमिटेशंस भी हैं? चलिए इस पर बात करते हैं। और यहीं पे सारा खेल है। देखिए, आर्टिकल 154 कहता है कि सारी एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर में ही है, लेकिन ये सिर्फ नाम के लिए है, मतलब वो नॉमिनल हेड हैं। असली पावर जो असल में सरकार चलाती है वो होती है मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के पास। गवर्नर उन्हीं के सलाह पर काम करते हैं। ठीक है, तो अब समझते हैं इनकी भर्ती प्रक्रिया, मतलब अपॉइंटमेंट कैसे होता है और कार्यकाल कितना होता है। ये पॉइंट बहुत बहुत जरूरी है। गवर्नर का इलेक्शन नहीं होता, उन्हें चुना नहीं जाता, उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और वो भी केंद्र सरकार की सलाह पर। और इसी वजह से गवर्नर सेंटर और स्टेट के बीच एक बहुत ही अहम कड़ी बन जाते हैं। तो कहने को तो गवर्नर का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेंच है। और वो पेंच है ये लाइन, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत। इसका सीधा सा मतलब है ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी उनका कार्यकाल फिक्स नहीं है। प्रेसिडेंट उन्हें कभी भी हटा सकते हैं। इससे ये पद काफी अनिश्चित हो जाता है। तो ठीक है, अगर किसी को गवर्नर बनना हो तो उसके लिए क्या योग्यताएं चाहिए? चलिए इस जॉब की रिक्वायरमेंट्स और शर्तों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। क्वालिफिकेशंस तो बहुत सीधी साधी हैं। पहली, वो भारत के नागरिक होने चाहिए, और दूसरी, उनकी उम्र कम से कम 35 साल की होनी चाहिए। बस यही 2 मुख्य योग्यताएं हैं। अब कुछ शर्तें भी हैं जो ये सुनिश्चित करती हैं कि गवर्नर निष्पक्ष रहें। जैसे वो संसद या राज्य विधानमंडल, मतलब पार्लियामेंट या असेंबली के मेंबर नहीं हो सकते। ना ही वो कोई और ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ का पद रख सकते हैं। और एक और जरूरी बात, उनके कार्यकाल के दौरान उनकी सैलरी कम नहीं की जा सकती। और सैलरी की बात हो ही रही है तो बता दें कि एक गवर्नर को महीने का लगभग 3.5 लाख रुपए वेतन मिलता है। ये केंद्र सरकार तय करती है। चलिए अब देखते हैं कि ऑफिस ज्वाइन करने का प्रोसेस क्या है, मतलब ऑनबोर्डिंग कैसे होती है, और अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो क्या होता है। तो अपना काम संभालने से पहले गवर्नर को शपथ लेनी होती है। ये शपथ संविधान को बचाने, उसकी रक्षा करने की होती है, और ये शपथ उन्हें उस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस दिलवाते हैं। अच्छा, मान लीजिए कि किसी वजह से गवर्नर का पद खाली हो जाए, जैसे मृत्यु या इस्तीफे से, तो क्या होगा? तो इसके लिए भी एक व्यवस्था है ताकि राज्य का काम न रुके। ऐसे में राष्ट्रपति किसी को एक्टिंग गवर्नर के तौर पर अपॉइंट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने जो भी बात की है उसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। ये टेबल आर्टिकल 153 से लेकर 160 तक की हर जरूरी बात को एक जगह पर ले आती है। रिवीजन के लिए ये एकदम परफेक्ट है। अब एक छोटी सी तुलना करते हैं गवर्नर और प्रेसिडेंट के बीच। इससे चीजें और साफ हो जाएंगी। सबसे बड़ा फर्क तो यही है कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल के लिए फिक्स होता है, जबकि गवर्नर का कार्यकाल प्रेसिडेंट की मर्जी पर निर्भर करता है। और हाँ, जो लोग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इन आर्टिकल्स को याद रखने की एक बहुत आसान सी ट्रिक है। हर आर्टिकल का नंबर उसके काम से जुड़ा है। इससे इन्हें याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। कभी सोचा है
कि भारत में कोई भी राज्य सरकार आखिर काम कैसे करती है। पर्दे के पीछे गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच शक्तियों का ये जो संतुलन है वो बनता कैसे है। तो आज हम इसी संवैधानिक ताने बाने को समझने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच ये पावर बैलेंस बनता कैसे है। देखिए, इसका जवाब हमें मिलता है हमारे संविधान के कुछ बहुत ही जरूरी आर्टिकल्स में, और आज हम उन्हीं को एक एक करके समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गवर्नर की शक्तियों से। संविधान के दो बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल 161 और 162, यही वो शक्तियां हैं जो गवर्नर को किसी भी राज्य का कार्यकारी प्रमुख यानी एग्जीक्यूटिव हेड बनाती हैं। तो आर्टिकल 161 जो है वो गवर्नर को एक खास पावर देता है, पार्डनिंग पावर यानी क्षमादान की शक्ति। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प मोड़ है, एक सीमा है। ये पावर सिर्फ और सिर्फ राज्य के कानूनों के तहत दी गई सजा पर ही लागू होती है। अगर मामला केंद्रीय कानून का है तो ये अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति के पास होता है। अब ये जो पार्डनिंग पावर है ना, ये एक चीज नहीं है, इसके अंदर 5 अलग अलग तरह की शक्तियां आती हैं। पार्डन का मतलब है पूरी तरह से माफी, रिप्रीव मतलब सजा पर कुछ समय के लिए रोक लगाना, रिस्पाइट यानी किसी खास वजह से सजा में राहत, रिमिशन में सजा की अवधि कम की जाती है, और कम्यूट में सजा की प्रकृति ही बदल दी जाती है, जैसे फांसी को उम्र कैद में बदलना। और यहीं पर गवर्नर और राष्ट्रपति की शक्तियों के बीच का सबसे बड़ा अंतर हमें साफ साफ दिखता है। गवर्नर की पावर राज्य के कानूनों तक सीमित है, जबकि राष्ट्रपति की केंद्रीय कानूनों तक। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण फर्क जो याद रखना है वो है मौत की सजा को लेकर। उसे पूरी तरह माफ करने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास है। गवर्नर उसे बदल सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन माफ नहीं कर सकते। तो चलिए इसको जल्दी से समेटते हैं। आर्टिकल 161 का मतलब सीधा साधा है, गवर्नर की क्षमादान शक्ति जो सिर्फ राज्य के कानूनों पर लागू होती है। बस इतना याद रखना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 162 की तरफ। ये आर्टिकल असल में राज्य सरकार की बाउंड्री तय करता है। आसान भाषा में कहें तो ये बताता है कि सरकार की शक्ति सिर्फ स्टेट लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट के विषयों तक ही सीमित है। यही उनके काम करने का दायरा है। अच्छा, तो हमने गवर्नर की शक्तियां तो देख लीं, पर अब सवाल यह है कि सरकार बनती कैसे है। इसका पूरा प्रोसेस हमें मिलता है अगले 2 आर्टिकल्स में, 163 और 164। आर्टिकल 163 की ये जो एक लाइन है ना, ये पूरे राज्य सरकार का आधार है। इसका मतलब साफ है, गवर्नर अकेले काम नहीं करते। उन्हें सलाह देने के लिए चीफ मिनिस्टर के नेतृत्व में एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होती है, और ज्यादातर मामलों में गवर्नर को उनकी सलाह माननी ही पड़ती है। लेकिन हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है ना? यहाँ भी है। कुछ खास हालात ऐसे होते हैं जहां गवर्नर अपनी डिस्क्रेशनरी पावर्स यानी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब बिना मंत्रियों की सलाह के। जैसे जब चुनाव में किसी को भी साफ बहुमत न मिले, या सरकार सदन में अपना बहुमत खो दे, या फिर जब राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करनी हो। तो ठीक है, अब आते हैं अपॉइंटमेंट प्रोसेस पर। आर्टिकल 164 कहता है कि गवर्नर उस व्यक्ति को चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं जिसके पास विधानसभा में बहुमत हो, और फिर चीफ मिनिस्टर की सलाह पर बाकी मंत्रियों को नियुक्त किया जाता है। एक बिल्कुल सीधा और साफ प्रोसेस है। 6 महीने, ये संख्या बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 164 में एक शर्त है कि अगर कोई व्यक्ति मंत्री बनते समय विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है तो उसे 6 महीने के अंदर अंदर सदस्य बनना ही होगा। ये एक बहुत ही अनिवार्य शर्त है। तो चलिए आर्टिकल 164 को एक बार फिर से आसान शब्दों में समझें। गवर्नर चीफ मिनिस्टर को नियुक्त करते हैं, फिर चीफ मिनिस्टर की सलाह पर बाकी मंत्री चुने जाते हैं, और ये पूरी टीम यानी मंत्री परिषद एक साथ मिलकर विधानसभा के प्रति जवाबदेह होती है। ओके, तो सरकार बन गई। अब उसके कामकाज का कानूनी और प्रशासनिक ढांचा कैसे चलता है, इसके लिए हम देखेंगे आर्टिकल 165 से लेकर 167 तक। जैसे हर बड़ी कंपनी का एक टॉप वकील होता है, वैसे ही हर राज्य सरकार का भी एक मुख्य कानूनी सलाहकार होता है। इन्हें हम कहते हैं महाधिवक्ता या एडवोकेट जनरल। आर्टिकल 165 के मुताबिक इनकी नियुक्ति गवर्नर करते हैं, और इनकी योग्यता हाईकोर्ट के जज बनने के बराबर होनी चाहिए। इसे ऐसे समझिए, राज्य के स्तर पर होते हैं महाधिवक्ता, तो केंद्र के स्तर पर होते हैं महान्यायवादी। काम दोनों का एक ही है,
अपनी अपनी सरकार के सबसे बड़े कानूनी सलाहकार होना। फर्क बस ये है कि महाअधिवक्ता को गवर्नर नियुक्त करते हैं और महान्यायवादी को राष्ट्रपति। अब ये जो आर्टिकल 166 है, इसको हम एक तरह से ऑफिशियल रबर स्टैंप रूल समझ सकते हैं। इसका मतलब है कि राज्य सरकार जो भी आदेश या सूचना जारी करती है, वो औपचारिक रूप से गवर्नर के नाम पर ही की जाती है। इससे सरकार के कामों को एक कानूनी मान्यता मिलती है। आर्टिकल 167 को हम चीफ मिनिस्टर और गवर्नर के बीच एक कम्युनिकेशन ब्रिज की तरह देख सकते हैं। ये चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी है कि वो सरकार के सभी बड़े फैसलों के बारे में गवर्नर को जानकारी देते रहें। इससे गवर्नर को हमेशा पता रहता है कि राज्य में क्या चल रहा है। चलिए, इतना सब कुछ हमने डिस्कस कर लिया, तो एक क्विक रीकैप तो बनता है। जितने भी आर्टिकल्स हमने देखे हैं उन्हें फटाफट दोहरा लेते हैं ताकि सब दिमाग में अच्छे से बैठ जाए। तो एक आखिरी बार, 161 मतलब क्षमा करने की शक्ति, 162 मतलब शक्ति का दायरा, 163 मतलब सलाह के लिए मंत्रिपरिषद, 164 मतलब सरकार की नियुक्ति, 165 मतलब कानूनी सलाहकार, 166 मतलब काम करने का तरीका और 167 मतलब मुख्यमंत्री का कर्तव्य। बिल्कुल साफ और आसान। और अगर इसे और भी आसान तरीके से याद रखना है तो ये ट्रिक कमाल की है। हर आर्टिकल के लिए बस एक लाइन याद रखिए, जैसे 161 माफ करने की ताकत, 163 सलाह की ताकत, 164 सरकार बनाने की ताकत। इस तरह से ये आपको हमेशा याद रहेगा। और अब आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं जिसके बारे में सोचना बहुत जरूरी है। हमने गवर्नर की विवेकाधीन शक्तियों यानी डिस्क्रेशनरी पावर्स की बात की, तो सोचने वाली बात यह है कि इन सब में से वो कौन सी एक शक्ति है जो किसी राज्य की राजनीति पर सबसे गहरा और असल प्रभाव डालती है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।